हेलो, दिस इज पुलकित फ्रॉम एग्जाम आइडिया क्लासेस। तो हम लोग रिवीजन की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात करते हैं। अब तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले के सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिलेटिव लोवरिंग है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कितनी बार भी आप किसी भी थ्योरी को पढ़िए, लेकिन तब तक आप जब तक कि आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपके वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। इस पे मेनली न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो मेनली न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप लोग इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी चलेंगे। आपको सिर्फ वो वीडियोस को देखना है और क्वेश्चंस पहले अपने आप सोल्व करने हैं और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके करने के और सॉल्यूशंस में कितनी गलतियां हैं और उस गलती को सुधारना है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें यह समझना ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट असल में होता क्या है। पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें। कई चीज़ों से आप अब तक पढ़ के आए हो क्लास 9 से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, लेकिन जो भी थ्योरीज है वो देखिए आप कितनी आपने सही पढ़ी है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड को आप बॉइल करना चाहते हो, हम लोग जरा चेक करते हैं। आपने कोई वाटर मॉलिक्यूल ही लिया, वाटर को आप बॉइल्ड करना चाहते हो। सबको मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप बॉइल करना चाहते हो, आप दो चीज़ों में फ़र्क देखेंगे। अगर आप किसी प्लेन के एरिया में रहते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं तो आप देखोगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा, डिफरेंस आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट होता नहीं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि जब हम लोग इसको बॉइलिंग पॉइंट से एक थर्मामीटर लगाया और टेम्परेचर मीटर से हम टेम्परेचर को नापने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, वर्क करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जैसे ही आपने इसको बॉइल करना स्टार्ट किया तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और एक वेपर बनेंगे और ये एक वेपर प्रेशर को कंटेन करेंगे। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जिस भी पॉइंट पे हो जाएगा वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस भी टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो घटता और बढ़ता रहता है। कैसे? हमने पढ़ा था जब हमने हेनरी लॉ पढ़ा था तब हमने देखा था कि अगर ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बच्चे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड से नीचे की तरफ यानी कि ओशियन वगैरह में चलते हैं, जब हम पानी के नीचे की तरफ जाते हैं ओशियन में, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। और ग्राउंड पर ये माना जाता है कि इसका जो प्रेशर है वो लगभग 1 atm के बराबर होता है या 1.013 बार, लगभग वही सेम रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है और इसी चीज को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एलिवेशन क्या हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट है। हमने देखा था हम लोग क्या करना चाहते हैं। हमने एक सॉल्वेंट को लिया, सपोज हमने कोई वाटरी सॉल्वेंट लिया। अब इस वाटर सॉल्वेंट में हमने कोई सोल्यूट को मिलाया, मिक्स किया, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में पहले बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया था कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था जो वाटर का होता है। लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूट को मिलाया इसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा? एलिवेट होगा। एलिवेट का मतलब है बढ़ना। एलिवेट का मतलब है जैसे कि आपने देखा होगा एलिवेटर मतलब सीढ़ियां जो होती हैं, जो सीढ़ियों पे आप कभी गए होंगे, चढ़ते होंगे, जो आपको लिफ्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती है, वहीं से ये कंसेप्ट आया एलिवेशन। तो एलिवेट हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, इसको बात करते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमने सपोज हम एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। हमने एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ में यहां पर हमने टेम्परेचर लिया और हमने यहां पर वेपर प्रेशर लिया। वेपर प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि वेपर प्रेशर रिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट को।
अब हमने माना कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm प्रेशर है। अब पहले आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, तो एक प्योर सॉल्वेंट लिया, आप सॉल्वेंट को टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और जैसे ही वो बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, तो आपके पास जो ये ग्राफ आएगा, जो ये टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर कैसा कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, नॉट का होगा। नॉट का क्यों होगा, क्योंकि ये तो प्योर है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही आपने, ये किसका है, ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्यूट मिलाया, अब ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा एलिवेट होगा और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जिस पॉइंट पर ये बराबर होगा उस पॉइंट पर ये बॉइल होना शुरू होगा, और नीचे से हम इसका टेम्परेचर ले लेंगे। अब ये होगा TB। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस आया है, जो कि है डेल्टा TB। और बच्चे डेल्टा TB कैसे निकलेगा, ग्रेटर क्या है आपका, ग्रेटर क्या है, TB ग्रेटर है, आगे है, और माइनस ये क्या है, TB0। तो ये डिफरेंस आपका निकल के आएगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस का TB0। डेल्टा TB क्या है, आपसे न्यूमेरिकल तभी सोल्व होंगे जब इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी और इनके टर्म्स पता होंगे। डेल्टा का मतलब चेंज है, TB का मतलब है टेम्परेचर में चेंज है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का। TB क्या है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है। TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन प्योर का है, सिर्फ सॉल्वेंट का, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये देखा गया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसके अकॉर्डिंगली देखा गया है कि जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलालिटी के, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया, इक्वल्स टू आ गया K, एक कांस्टेंट है बॉइलिंग के लिए, तो हो गया KB इंटू M। इसका हम लोग डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M को ओपन कर सकते हैं। ये क्या मोलालिटी है, मोलालिटी आपने पढ़ी थी, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हमने बात करी थी, ये था वेट ऑफ सोल्यूट, ये था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये था वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आया। आपको पता होना चाहिए कि KB क्या है। KB को हम क्या बोलते हैं, KB को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं एब्योलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम याद रखना, पूछा गया है। वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू है 0.0 आप वाटर के लिए याद रख सकते हो। बाकी आपको, बाकी के लिए जो अगर किसी और सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए वो वैल्यू खुद देगा, 0.53। इसका यूनिट कितना है, यूनिट याद रखेंगे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसकी यूनिट है, जो कि है KB की यूनिट। अब इसको हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल की फॉर्म में, इतना ही आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करें तो डिप्रेशन से, जैसे कि वर्ड आपको दिख रहा है कि डिप्रेशन का मतलब डाउन हो जाता है। अगर किसी हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, पहले शिफ्ट हो जाता है। हम लोग चेक करते हैं कि ये भी एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। फिर से हमने लिया टेम्परेचर और यहाँ लिया हमने वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो हमने चेक किया कि कोई लिक्विड किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। मान लिया कि वो टेम्परेचर इसके थ्रू है कि जैसे इतना डाउन होना शुरू होगा टेम्परेचर, तो जैसे ही इस लाइन पर टच करेगा टेम्परेचर तो वो फ्रीज हो जाएगा, चाहे वो सॉल्यूशंस हो या फिर कोई सॉल्वेंट हो। अब हम लोग कोई सॉल्वेंट को लाते हैं तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते गए, जैसे यहाँ पर टच हुआ ये टेम्परेचर को नीचे ले गए, बेटा ये क्या कहलाएगा, TF0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, TF0 कहलाएगा। किसका है ये है प्योर, जो कि है सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट आप ले गए बच्चे इसको, जो कि आपने मिलाया, तो ये डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन हुआ तो ये यहाँ पर टच हुआ, जिसकी वजह से अब ये जो टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, नीचे T है, टेम्परेचर आएगा तो ये होगा TF होगा बच्चे। ये किसका है, ये है सॉल्यूशन। ये किसका है, सॉल्यूशन। हमने सेम निकाला, इनके बीच में भी एक डिफरेंस आएगा जो कि चेंज होगा डेल्टा TF के बराबर, और डेल्टा TF क्या निकलेगा, अब कैपिटल क्या है, TF0 है,
और माइनस आएगा TF। वाटर के लिए TF नॉट की वैल्यू सबको मालूम होती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। जैसे वाटर की हमें पता थी 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम डेल्टा TF, जैसे हमने बात करी थी डेल्टा TB के बारे में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। और हम डेल्टा TF इक्वल्स टू करेंगे तो ये आएगा KF और इंटू M, और M को हम ओपन कर सकते हैं तो ये आएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, यानी कि WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये वैल्यू आपकी निकल के आई। दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ये वाला याद करना है, डेल्टा का मतलब चेंज है, TF का मतलब है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज वर्ड नाम का आएगा तब आप डेल्टा TF लिखोगे। TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, TF सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF फिर से वही चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में या डिप्रेशन करके आएगा न्यूमेरिकल में। KF आपको मालूम है, KF क्या होगा, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और है KF का, जिसको बोलता है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, हमने लिखा भी है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। KF की वैल्यू याद रखना है, वाटर के लिए याद रख सकते हो 1.86। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसकी बच्चे क्या है, यूनिट है, जो हमें याद रखनी है। हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले ऑस्मोसिस को समझना जरूरी है। ऑस्मोसिस समझते हैं, आप इस डायग्राम को चेक कीजिए। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा क्या चीज दिख रही है, एक तो सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, और इनको सेपरेट किया गया है, दो बीकर लिए गए हैं और इन दोनों को सेपरेट किया गया है, क्या लगाया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की साइड मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्योर टू अनप्योर की साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। द फ्लो विल कंटिन्यू, ये फ्लो कब तक जाएगा, फ्लो कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि दोनों के ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम ना हो जाए। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन, कि दोनों के ग्रेडियंट सेम हो गए, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये जो फ्लो है, ये वाला फ्लो किधर की तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट से कहां की तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन की साइड जा रहा है। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो को रोका जा सकता है कैसे, कि जितना प्रेशर इस पर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर अगर आप सॉल्यूशन की साइड में लगा दें तो ये जो फ्लो है वो कंटिन्यू जाना रुक जाएगा, और इसी फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम पढ़ते हैं एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन हो गया। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन, कहां से जा रहा था, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जा रहा था, साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड, ये रोका जा सकता है इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड, अगर हम कुछ प्रेशर लगा दें ऑन द सॉल्यूशन की साइड। दिस प्रेशर दैट जस्ट दी स्टॉप द फ्लो, ऐसा प्रेशर जो इसको रोक देगा वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई से हम डिनोट करते हैं, पाई इक्वल्स टू होता है CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जिस पर ये वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू C कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, लीटर का मतलब हो गया वॉल्यूम, तो आप यहां पर वॉल्यूम लिख सकते हो, और वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, इसका ध्यान रखना है, इनटू RT। हम इसको भी ओपन कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू N, किसके हैं, सोल्यूट जा रहे हैं, सोल्यूट के जा रहे हैं मोल, तो ये मोल किसके हैं, सोल्यूट के, तो हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं WB अपॉन MB और इनटू ये वॉल्यूम हो गया, लेकिन ये लीटर में, याद रखना आप इसको, RT। हम वॉल्यूम अगर ml में आया तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे और जो 1000
ऊपर की साइड पहुंच जाएगा मल्टीप्लीकेशंस में। ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है। आर की वैल्यू आपको मालूम है 0.0821 करके हम वैल्यू लगाएंगे और टेम्परेचर जितना दिया गया होगा उतना हम लोग इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी मेन इससे न्यूमेरिकल्स ही हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं थोड़ा सा आपको देखना है। इसके बेसिस पर सॉल्यूशंस को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक हमारे पास आइसोटोनिक है, एक हमारे पास है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसो का मतलब क्या है और हाइपर का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब क्या समझते हैं। आइसो मतलब है सेम सॉल्यूशन, यानी कि सेम कंसंट्रेशन। अगर दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी हो जाए, सपोज एक ए टाइप का सॉल्यूशन है और दूसरा आपने बी टाइप का बनाया, इनमें से दोनों की कंसंट्रेशन को बनाने का तरीका अलग हुआ लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल एक समान हो गई, तो हम लोग इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्टली टर्म्स में। यानी कि इसका पाई ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हुआ पाई बी के, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जब बराबर हुआ तो नाम आएगा आइसोटोनिक। इस आइसोटोनिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल में, इसको ध्यान रखना है आपको। आइसोटोनिक जैसे कि मैंने बताया प्रेशर से रिलेटेड है, तो वहां पर 2 सॉल्यूशन दिए गए होंगे और दोनों सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा होगा वो आइसोटोनिक है, या इसका मतलब है दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रखने हैं। अब हाइपरटोनिक का क्या मतलब है और हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, कि हाइपरटोनिक का मतलब है अगर हम किसी सेल को या किसी सॉल्यूशंस को ऐसे प्लेस कर दें कि जो कि पहले वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन का हो, तब वो कहलाएगा हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। और अगर हम लोअर वाले में प्लेस कर दें तब वो कहलाएगा हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन। पहचानेंगे कैसे और क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का बड़ा एग्जांपल आपको याद रखना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल कई बार पूछा गया है, और जो कॉमन है वो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे ब्लड की सेल है, जो हमारे ब्लड सेल होती है वो आइसोटोनिक होती है, वो एग्जैक्टली बराबर होती है किसके, अगर हम बनाएं 0.9% मास बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन, किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर बना लें तो बिल्कुल ब्लड सेल्स के बराबर ही वर्क करेगा। तो दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, आइसोटोनिक हैं। ब्लड सेल्स के अंदर जो लिक्विड है वो भी, और ये 0.9% मास बाई वॉल्यूम का NaCl का, दोनों बराबर हैं। हाइपरटोनिक अगर होगा तो हाइपरटोनिक में हमें याद रखना है हमेशा सेल आपकी कैसे होगी, श्रिंक होगी, श्रिंक होगी, ये याद रखना। आप अगर हम किसी सॉल्यूशंस को ए को, सपोज हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन बनाए, एक ए बनाया बी बनाया, तो आपका बी की कंसंट्रेशन को इसमें अंदर डाल दिया और ए का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा आया कि इससे बी से, तो ये किसके लिए, बी के लिए कैसा काम करेगा, हाइपरटोनिक का। तो बी नाम का जो सॉल्यूशन आपने डाला यानी जो सेल डाली है वो हो जाएगी आपकी श्रिंक, श्रिंक। और इसमें याद रखना हाइपोटोनिक में ये ज्यादा कंसंट्रेशन का था, ये कम कंसंट्रेशन का है, इसमें होगी आपकी सेल स्वेल। ये चीज आप इसके अंदर बच्चे ध्यान रखेंगे, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग ये एग्जाम्पल थोड़े देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल कई बार आए हुए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। हम लोग पूछा गया है कई बार एडिमा क्या होता है, एडिमा नाम का वर्ड यूज किया गया है एमसीक्यू की फॉर्म में, कई बार बोर्ड में आ चुका है। कह रहा है कि पीपल्स टेक्स ए लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, वो बहुत ज्यादा सॉल्ट और सॉल्टी फूड यानी कि खाने पर आपका सॉल्ट डाल के भी खाते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन ऑफ द ऑस्मोसिस। क्यों, ये प्रोसेस कैसा कहलाता है, वही सेम ऑस्मोसिस की तरह। और ये रिजल्ट कैसा हो जाता है, आपकी सेल स्वेलिंग इज कॉल्ड एडिमा। वो सेल कैसी हो जाती है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है यानी कि फूल जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एडिमा बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन, जो मीट वगैरह है उसको हम बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं सॉल्ट डाल के, या फ्रूट को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं सॉल्ट डाल के। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं फूड पर, जब मीट आप बहुत दिनों तक रखते हो प्रिजर्व करने के लिए, तो जो बैक्टीरियाज हैं उस पर, या आपके जो बैक्टीरिया इसको खराब करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज आपके जब सॉल्ट डाल दिया तो वो बैक्टीरिया की सेल से वाटर बाहर निकाल लेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू, और बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जिसकी वजह से हम सॉल्ट डाल के कई
दिनों तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये बैक्टीरियल एक्शंस को भी अगेंस्ट काम करता है और वाटर लॉस करके उनको मारता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन में। हमने बात करी अभी कि आप बेसिकली सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड आप लेके जा रहे थे अपने जो प्योर कंसंट्रेशंस थी, लेकिन हम ये प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं कैसे? अगर उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दें, जैसे कि यहाँ लगाया हुआ है, जो प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा लगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से कहीं ज़्यादा प्रेशर आपने लगा दिया। एक पिस्टन है तो आप ये प्रेशर लगा रहे हो किसकी तरफ? सोल्ट वाटर की तरफ आप पिस्टन लगा रहे हो, और ये है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सोल्ट वाटर से वाटर निकलेगा और कहाँ चलाएगा? फ्रेश वाटर की तरफ चला जाएगा, लेकिन प्रेशर उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स कर दिया आपने, जिसको हम बोलते हैं आरओ, हमारे सबके घरों में लगा हुआ भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास जिसको वांट ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को इसी में होती है। हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने मोलर मास निकाला, मोलरिटी की फॉर्म में मोलर मास निकाला, सोल्यूट का निकाल सकते हैं। तो ये देखा गया कि जितना हम लोग निकाल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से, उतना मोलर मास नहीं आता, एक्सपेक्टेड जितना था उतना नहीं आया। तो ये पाया गया, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉन्ट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने। उसने कहा ये एबनॉर्मलिटी है, किसके लिए? मोलर मास के लिए एबनॉर्मलिटी है। सवाल ये है कि क्यों है, क्यों होता है ऐसा? उसने कहा कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये है, जैसे कि आपने CH3COOH का एक मॉलिक्यूल लिया, और CH3COOH का एक मॉलिक्यूल जो लिया आपने, जब मॉलिक्यूल आपस में मिलाए तो मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलके, देखो आप देख सकते हो, ये एक मॉलिक्यूल है CH3COOH, CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक, आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लिया। क्या बॉन्ड हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। हम बोलते हैं बच्चे डाइमर बन गया ये, और ये प्रोसेस कहलाता है डाइमराइजेशन। अब ये डाइमराइजेशन की बना किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो डाइमराइजेशन के कारण कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे CH3COOH ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो क्या हो गया? आपस में जुड़ के डाइमर बन गया। तो एक्सपेक्टेड था नहीं, तो मोलर मास क्या हो गया? बढ़ गया अनएक्सपेक्टेडली। तो हमने क्या बात करी इसको कि एबनॉर्मल मोलर मास नाम दिया। तो कह रहा है कि इसको निकाल सकते हैं कई सारे तरीकों से। कैसे? आई से डिनोट करते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर को, नॉर्मल मोलर मास जितना दिया गया है अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। कह रहा है कि या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही जो बी आएगी कि नॉर्मल मास एबनॉर्मल मोलर मास जो है ये एक में नहीं आएगा, ये सब में आ सकता है। जैसे कि ये RLVP के केस में भी, RLVP के केस में, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में भी आएगा। कैसे आएगा? P0 माइनस के P अपॉन P0 इक्वल्स टू, हमने बात करी थी X2 आया था हमारे पास, तो I इंटू X2 लगा सकते हैं। दूसरा हमने बात करी अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम वहां पे कैसे लगाएंगे? डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M के फॉर्मूले में हम लोग ये लगा सकते हैं। तो ये तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो सब में लग सकता है, क्योंकि एबनॉर्मलिटी सब में आ सकती है। तीसरा हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में लगा सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। फोर्थ हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CR2 I इंटू CRT के केस में हम लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, उनके फॉर्मूले में I नहीं आता, इनमें I आता है। तो सवाल ये है कि यार ये कैसे पता चले कि किस में I लगाना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर और किस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर को नहीं अप्लाई करना। सबसे बड़ी सवाल यही है, और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान इसी चीज़ में रहते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हमें चेक करनी है थोड़ा ध्यान से, और हमें स्लोली इसके बारे में पढ़ना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में बोल रहा है, देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, वो जो सारी चीज़ें इसके अंदर डिनोट करवाई हैं। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन नाम का वर्ड, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ये एबनॉर्मलिटी आई है? देखो हमें कुछ वर्ड पे ध्यान रखना है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगाना है। पहला वर्ड अगर न्यूमेरिकल में दिया गया हो,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या दिया गया हो एसोसिएशन, या आपको दिया गया हो सिंपल सा कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की गई हो। तीसरा आपसे बात की गई हो एसोसिएशन, या आपसे बात की गई हो डिसोसिएशन के बारे में बात की गई हो, या आपसे बात की गई हो फोर्थ इक्विलिब्रियम के बारे में। फिफ्थ आपसे बात की गई हो वर्ड आ रहे हो डाइमर या डाइमराइजेशन जैसा वर्ड आपके पास आ रहा हो। अगर इस तरह के कोई भी वर्ड आपके पास आते हैं न्यूमेरिकल्स में, या ये वर्ड आता है कि पहले मोलर मास इतना था और लास्ट में मोलर मास इतना हो गया कुछ समय बाद, तो इस तरह के अगर कोई वर्ड आते हैं तो इसका मतलब है डेफिनेटली वहाँ पर क्या वर्क करेगा बच्चे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर वर्क करेगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमें वहाँ पर लिखना होगा, अप्लाई हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर का करना होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हुआ। और इसमें एक दो चीज़ें और हमें देख लेनी चाहिए, जो कि जैसे कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर अगर सिंपल किसी मॉलिक्यूल के बारे में पूछे, जैसे कि NaCl कोई नाम का मॉलिक्यूल्स आ गया, NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर में N की वैल्यू ही I की वैल्यू बन जाती है। कब बन जाएगी N की वैल्यू I की वैल्यू, कि जब हम NaCl जितने मॉलिक्यूल टूटते हैं, जैसे कि NaCl ब्रेकडाउन होगा Na+ में और Cl- में, कितने टोटली आयंस टूटे इसके 2, तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। जैसे कि हम बात करते हैं AlOH का होल थ्राइस के केस में हम लोग ब्रेकडाउन करते हैं Al+3+3OH-, A 3 और 1 4, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। एक तो डायरेक्टली अगर बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। बाकी आप जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये चीज़ें रखनी है और मेनली आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने मेरे साथ। आप न्यूमेरिकल की नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आपको जो सोल्व करनी है, तो आपको समझ में आएगा। मैं पूरे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं।